लखनऊ हाईकोर्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ। ये संस्था देश युवाओं से जुड़ी अनेक गतिविधियों से होती है, जिसमें खेल, शिक्षा और मतलब जो भी चीज हो एनवायरमेंटल जितना कुछ है उसमें देश भर के कई यूथ की टीम है, उसमें भी भावेश भाई ने शामिल। ये संस्था कार्य कर रही है और इस संस्था का 2008 से स्टार्ट हुआ और एक अथक प्रयास के 2012 से भावेश भाई तो थोड़ा सा उसे करेक्ट कीजिएगा। 2012 से बस्ती का एक युवा एक सोच निकलता है कि मैं अपने क्षेत्र में अपने जिले में एक अथक की शुरुआत करूंगा। धीरे धीरे बस्ती की पहचान बन गई है। बस्ती जिले में अगर स्तर पे कहा जाए, राज्य स्तर पे कहा जाए तो एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता हो गई है और आज बस्ती उसी बस्ती मैराथन और बस्ती के से हमें वाकिफ कराने के लिए प्रसिद्ध मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर जी भावेश भाई। मन का और बस्ती के थोड़ा सा लोगों में प्रस्तुत करें कि कैसे उसको समझ, क्या खासियत है, क्या खूबियत और बस्ती को कैसे हम लोग देखते हैं। ये तो धन्यवाद सबसे पहले कि मुझे अवसर देने के लिए, और उसमें भी इससे धन्यवाद इस बात का है कि आपने जो विषय में है वो है कि मैं आप लोगों को बस्ती से परिचित करवाऊं। और बस्ती भारत के नक्शे पे कोई शहर नहीं है, कोई इतना बड़ा रिनोन्ड महानगर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के लिए लोग उत्सुक हों, लेकिन छोटी छोटी जगहों के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पे अगर हम ध्यान देने के लिए इस तरह का मंच बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बस्ती जैसी जगह को सबको जानने के लिए ऐसे लोग जो विभिन्न जगहों से जुड़े हुए हैं, और उनको मैं बस्ती के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता और कुछ ऐसा बताने की कोशिश करूंगा कि जिससे हर व्यक्ति एक बार ये सोचे कि जीवन में एक बार बस्ती भी घूमना चाहिए और बस्ती घर जाना चाहिए। और बस्ती का देश आज में आज साहित्य के इतिहास में धार्मिक, सांस्कृतिक हर तरीके से महत्वपूर्ण बस्ती। 1857 की क्रांति जब बलिया चित्तू पांडे जी का जब वो पूरा मंगल पांडे जी का उधर आंदोलन उन्होंने एक बिगुल बजाया था, तब बलिया की ऐसे उसमें थे कि जिन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था कि हम भी आजाद हो गए। और 1942 में 5 जिले पूरे देश के 5 जो जिले सबसे पहले स्वतंत्र घोषित हुए थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में बस्ती में एक छावनी जगह है, तो वहां पे मुझे लगता है किसी का स्पीकर है वो जी। तो बस्ती में छावनी एक जगह है, लगभग 250 लोगों को पीपल के पेड़ पर लटका दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो आजादी की लड़ाई में अपना दे। और दुर्भाग्यवश अभी हम उतना अच्छा लोगों के लिए पर्यटन की दृष्टि से लोगों के एक श्रद्धांजलि देने के लिए जितना अच्छा हम उनके लिए कर सकते थे वो अभी तक नहीं कर पाए। लेकिन धीरे धीरे इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस जगह को हम लोग कितना अच्छा बना सकें, कितना बढ़िया कर सकें। 1801 में बस्ती को गोरखपुर जिले की तहसील के रूप में पहचान मिली थी और 1865 में तहसील को जिला बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो बस्ती 1865 में जिला बना। बहुत पुराना जिला है, उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने जिलों में से। जब उत्तर प्रदेश में 30-35 जिले हुआ करते थे तब ये जिला बस्ती घोषित हुआ था। और 1865 में जिला घोषित होने के बाद यहाँ पे लगातार चीजें होती
सब कुछ होता रहा। उसके बाद अभी जो इसका डेमोग्राफी में बता रहा हूँ अभी जिलों का, वो उसमें फिर इसमें सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर, संत कबीर नगर जो संत कबीर जी की धरती कही जाती है, उसमें मगहर है जहाँ पे संत कबीर जी ने समाधि ली। फिर सिद्धार्थ नगर जो भगवान के लिए बहुत ही पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण है, सिद्धार्थ नगर, वो भी बस्ती का हिस्सा। और यहाँ पे एक बहुत महत्व, अयोध्या के बहुत, अयोध्या में सरयू जी के बस्ती है, सरयू जी के उधर अयोध्या है। तो अयोध्या में राम के जन्म का जो प्रसंग आता है वो बस्ती से आता है। दशरथ जी, महाराज दशरथ जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने ये सुझाया कि एक पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। और वो पुत्रेष्टि यज्ञ मखौड़ा धाम में हुआ, जो हम आपके बस्ती में, और उसी बस्ती के मखौड़ा धाम से वशिष्ठ मुनि ने किया था। और वशिष्ठ मुनि ने वो प्रमुख रूप से वो यज्ञ नहीं किया था, उस यज्ञ किया था श्रृंगी ऋषि ने। श्रृंगी ऋषि थे भगवान दशरथ के कौन थे? दामाद थे। जो शांता कुमारी, वो शांता जी थी, वो उनकी पुत्री थी, पहली पुत्री थी, सबसे पहले दशरथ की पुत्री थी शांता। उनके पति थे श्रृंगी ऋषि। वशिष्ठ मुनि ने बताया कि इस तरह का यज्ञ श्रृंगी ऋषि ही कर सकते हैं, और वो श्रृंगी नारी मंदिर भी बस्ती में ही है। मतलब कि उनकी बेटी का ससुराल भी, महाराज दशरथ के ससुराल भी बस्ती है, और श्रृंगी ऋषि ने ही वो यज्ञ कराया। और तब वहीं से फिर यज्ञ संपन्न हुआ। और उसके बाद सबको मालूम है कि भगवान राम का ने अवतार ली धरती पर। इस तरीके से पौराणिक दृष्टि से बस्ती का बहुत महत्व है। उसके बाद आप साहित्य के क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां पे आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपको लक्ष्मी नारायण, आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विद्यानिवास मिश्र, आपको सब यही बस्ती से ही मिलते हैं। की रचनाएं, इन लोगों के का जो योगदान है साहित्य के में, मुझे लगता है कि आलोचना के क्षेत्र में, समालोचक के क्षेत्र में जितना नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य में, उतना शायद किसी का नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती रही है, लक्ष्मी नारायण जी की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, विद्यानिवास मिश्र जी की, भानु प्रताप शुक्ल, ये सब यही बस्ती के ही रहने वाले, बस्ती से ही निकल करके इन लोगों ने हिंदी का नाम आगे बढ़ाया, और हिंदी को लेकर के ये लोग आगे बढ़े। अभी एक बस्ती, एक आम्रपाली, एक विस्तार का आम की प्रजाति होती है, जो एक कम हाइट की, ज्यादा नहीं होते हैं वो, और कम हाइट के आम्रपाली दशहरी की एक वैरायटी है, वो यहीं पे बनती। उसका वो हुआ यहाँ पे जो उद्यान विभाग है, जो यहाँ का वो यहाँ पे बहुत ही बड़े मानता है। यहाँ का जो उद्यान विभाग है एशिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। इसीलिए जब पहली बार स्टीविया को जगह देने की बात थी कि स्टीविया को कहाँ पे, स्टीविया के पौधे के बारे में जरूर जानते होंगे, स्टीविया के पौधे का पूरा पे हुआ। आप एशिया में सबसे पहले बस्ती में ही आया स्टीविया। तो देखते हैं शुगर फ्री नेचुरा वगैरह में जो पड़ता है वो आया, वो यहीं पे आया, यहीं पे बस्ती में आया, और बस्ती से ही फिर उसको पाल पोस के उसको आगे बढ़ा करके पूरे देश भर में फिर हो गया। इसी तरीके से बस्ती आपका एक मुख्य राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ पर आपके सिद्धार्थ नगर और संत कबीर को जोड़ करके बस्ती तीनों जिलों को मिलाकर के एक बड़ा मंडल बनता है। और यहाँ की जो भाषा है, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की भाषा आपको एक शुद्ध हिंदी, खड़ी हिंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। बस्ती में शिक्षा की दर अगर आप उत्तर प्रदेश के जिलों में देखेंगे तो टॉप 10 में आपके आता है। टॉप 10 जो जिले हैं की दर के उसमें, तो बस्ती में शिक्षा का दर, जो साक्षरता दर है वो टॉप 10 में है। यहाँ पे दर बहुत अच्छी है। अब इसके लिए हमें जाने कि साहित्यकार सब यहीं रहे, लोग यहाँ रहे, तो उन लोगों का आशीर्वाद है कि यहाँ पे शिक्षा की दर ठीक रही, सब कुछ अच्छा रहा। अभी बात कर रहे थे कि
बस्ती मिनी मैराथन हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया। दरअसल बात यही थी कि हम लोग कहीं बाहर रहते थे तो ये सोचते थे कि हम लोग इतने छोटे शहर से हैं, कहीं परिचय देना होता था तो कहाँ से हैं, तो बताना था कि बस्ती से हैं। तो लोग कहते थे बस्ती कहाँ है, मतलब बस्ती एक तो नाम भी ऐसा है कि जो लगता है कि कोई छोटी सी बस्ती होगी, तो बताना पड़ता था कि नहीं ये छोटी बस्ती नहीं, एक जिला है। और वो जिला ही नहीं, एक कमिश्नरी है जिसमें 3 जिले आते हैं, एक मंडल मुख्यालय है बस्ती। और इसलिए एक पहचान का संकट हमेशा बना रहता था। हम पता नहीं उसमें कितना योगदान हम उसमें कर पाए, लेकिन 2012 में 2010-11 में हमने 10 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ युवाओं के साथ मिलकर कोई ऐसा तो सोचा नहीं था कि कोई क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ये था कुछ करना था तो शुरू किया। और उसी के माध्यम से ये शुरू किया कि बस्ती को जो लोग इतना परिचय बताना पड़ता है कि बस्ती कहाँ है, अयोध्या के बगल में है, गोंडा गोरखपुर के बीच में है, इस तरह की चीजों को परिचय देने से अच्छा है कि बस्ती में कुछ ऐसे कार्यक्रम, कुछ ऐसा नवाचार किया जाए कि जिसके माध्यम से बस्ती को लोग जाने। तो इसलिए एक माध्यम था, एक शायद जब इसका एकदम शुरुआत में जब हमें बस्ती मैराथन दौड़ करानी थी तब शायद ये कहीं मन में खेल को प्रोत्साहन देने वाली वो बात मन में ना रही हो, लेकिन ये बात जरूर रही थी कि बस्ती को पहचान दिलानी है। और लेकिन जैसे ही 1-2 साल उसके तो फिर धीरे धीरे वो खेल के रूप में वो एक बड़ी पहचान बनने लगा। और पहले दूसरे साल तीसरे साल फिर दूसरे जिलों के बच्चे आने लगे, दूसरे कई जिलों के बच्चे आने लगे, इसमें प्रतिभागी दौड़ने आने लगे। और अंत में आते इसमें लगभग 8-9-10 राज्यों के पार्टिसिपेंट्स बस्ती जैसे छोटे शहर में उस छोटी दौड़ में, मैराथन मिनी मैराथन दौड़ में और दौड़ने आने लगे। हम जो पिछले साल कोविड था तो हमने उसको वॉक अगेंस्ट कोरोना किया था, उसके जस्ट पहले 2019 में लगभग 5,000 प्रतिभागी उसमें दौड़े, जो मुझे लगता है कि तुषार भाई आप शायद बता सकते हो कि दिल्ली मैराथन और या मुंबई मैराथन में लगभग कितने पार्टिसिपेंट्स होते होंगे, दिल्ली मैराथन में? वहां से 10,000 यही होते हैं। और उस हिसाब से बस्ती और उनकी तुलना में, बस्ती की तुलना ही नहीं है कोई उनसे, बस्ती उनके सामने कहीं टिक ही नहीं सकता। वहां पर भी 5,000 प्रतिभागी मैराथन में दौड़ने आते हैं। और हमारा फोकस ये रहता है कि ग्रामीण बच्चे जिनको अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि उसमें दौड़ने के लिए आपको 1600, 1700, 2000, 5,000 इस तरीके से आप इतना देंगे तब आप वहां जाएंगे। हमारे यहाँ जो बस्ती में मैराथन होती है उसमें कोई एंट्री फी नहीं है, कोई भी एंट्री फी है, मतलब कि ओपन है, मतलब कि एक रखी जाती है एंट्री फी 100 रुपये, 50 रुपये ऐसा रखा जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी नहीं देना चाहता तो कोई भी बाउंडेशन है कि आप फी देंगे तभी है आपकी मदद दीजिए। आप दूसरे राज्यों जाते हैं उनके लिए खाना हम पूरा सही व्यवस्थाएं करते हैं उनके लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए जो आए अपना यहाँ पे एक दिन रहे, बस्ती घूमे, यहाँ पे दौड़े, उस खेल और इस तरीके से उस उत्सव का हिस्सा बनने से चाहे। हमारा प्रयास है वो किसी न किसी तरीके से प्रोत्साहित किया जाए, प्रभाषक के माध्यम से, शीट के माध्यम से और प्रोत्साहन अशित माध्यम से, मतलब कि जीतने वालों को महिलाओं को अलग और पुरुषों की अलग रैंकिंग करके और समान रूप से दोनों को कैश जिस भी तरीके से टाइम्स में कैश जिस तरीके से और जितने ज्यादा लोगों को हम लोग मोबिलाइज करते हैं क्योंकि उसकी जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत को शायद मैं तो नहीं समझ पाऊंगा। जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा वो समझ पाएगा। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, लेकिन मुझे उन बच्चों का, उन प्रतिभागियों की इस मेहनत को देखकर लगता है कि ये और भी कहता रहा हूँ कि हमने भी योजना चाहिए कि कोरोना काल जैसे ही खत्म होगा हम उस मैराथन को 3 दिवसीय या 5 दिवसीय खेल उत्सव के रूप उसको करेंगे और बस्ती में फिर वो उस खेल उत्सव को बढ़ाएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के खेल होंगे, अलग अलग तरीके की खेलों को अवसर देंगे और उन खेलों को करा करके उनको प्रोत्साहित करेंगे, इससे वो लोग उसको। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, मुझे कहने में कोई भी वो नहीं है, सबसे पहले बस्ती के जो लोग इसको
पूरी सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं पूरी तरीके से। मैं आपको बताऊं, पूरी तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को लोग फंड करते हैं, बस्ती के लोग ही तो चलाते हैं। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करने में सबसे ज्यादा अगर कोई उसके संस्थाओं की रिसोर्सेज की व्यवस्था के लोग करते हैं, और ऑर्गेनाइज नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ करता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के युवा मिल करके कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाते हैं। और सिर्फ ये कार्यक्रम नहीं करते हैं, ग्रामीण स्तर पर भी और युवाओं के बीच में भी हम लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि बस्ती के जैसे बस्ती की तरह के ही नौजवान जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबद्ध है, जो शायद वो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, चाहे लोगों को आसानी से मिल जाती है। हम भी लोगों की खेल के बारे में बात कर रहे थे, तरीके से रोजगार संबंधी अवसर, कानूनी क्षेत्र के अवसर, रोजगार उनको कैसे, उनको नई तकनीकियों और अवसरों के बारे में जानकारी हो, इन चीजों पे काम करने का विचार नेशनल एसोसिएशन होता है। और बस्ती में मैं इसलिए भी मानता हूँ कि आज जो थोड़ा बहुत भी नेशनल ऑफ यूथ के माध्यम से पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर कुछ कर पा रहे हैं, तो वो एसोसिएशन ऑफ बस्ती से ही निकला हुआ है। बस्ती से ही निकल कर तो मतलब हम उसको उनकी बस्ती से ही सोच को निकाले हैं, जो सोच आज हमारी कोशिश के देश में हम उसको ले जाए। आने वाले 5 साल में नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ को हम पूरे देश में फैलाएं। और लोग कोविड की वजह से बहुत जो अभी हम तेजी थोड़ा सा इसमें करना चाह रहे थे कि इसमें मेंबरशिप कैंपेन और चीजों करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, तो कोरोना की वजह से काफी प्रभावित हुआ है। लेकिन कि ऑनलाइन के माध्यम से और डिजिटल संपर्क के माध्यम से हम लोगों को इसमें निकट तैयार करें। बस ये रोचक प्रसंग और बताना चाहूंगा कि संगठन महामंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री थे, और बस्ती में एक धर्मशाला है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी और कुछ बैठ चल रही थी, तीनों बस्ती सिद्धार्थनगर और नगर, तो संगठन के विभाग कहा जाता है, नहीं कहता है, विभाग कहा जाता है। उस विभाग की बैठक हो रही थी धर्मशाला में, उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संगठन मंत्री होने के नाते यहाँ पर थे। और जब उनको पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो फोन बस्ती में ही आया था कि आपको दिल्ली पहुंचना है और उस बैठक को छोड़िए और आप दिल्ली। वो उस समय बस्ती में ही थे, और वो वहां से फिर वो सीधे यहाँ से गए रिक्शे से, फिर वो गए उनके उस समय जो अभी भी एक्टिव है लोग जो थे यहाँ पर इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के, बताते हैं कि वो यहाँ से इस तरह से रोचक बात भी बतानी थी, बताया। और बस्ती में एक चावल की एक गुच्छी होती है, इसको बोलते हैं काला नमक चावल, वो काफी पसंद की जाती है और वो में काफी डिमांड रहती है उसकी। और चूंकि वो तराई होने से वो इधर ही उसका टेस्ट उतना आता है, और कहीं अगर आप उसकी पैदावार करते हैं तो वो उतनी अच्छी प्रकट नहीं होती है, और क्षेत्र में तो काला नमक एक वैरायटी है, तो वो वैरायटी आपको चावल की मिलती है। वो चावल बहुत खाने में, और यहाँ पे सब्जी नदी, कुआं नदी ये आपको मिलती है, मिलती है, और ये मनोरमा मिलेगी। इस तरह की नदियां यहाँ पर हैं, और इस तरीके से आपको भक्ति के बताई और बताने के लिए तो बहुत है, जिससे भगवान बुद्ध की धरती और संत कबीर जी कैसे वहां से भारत में फिर आए, और यहाँ से उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि जो यहाँ मरेगा उसको ऐसी वहां में देखते हैं वो नरक मिलता है, तो मगर आपको उन्होंने समाधि ली थी। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की रोचक प्रसंग मुझे आप बताने थे, और इसमें आगे संवाद करें, जितना बोलना था हम संवाद के माध्यम से कुछ बात करें तो ज्यादा अच्छा हो।
भवेश जी, आज आपने जो ये जानकारी हमें दी, हालांकि मेरा होम टाउन है वो गोरखपुर ही है, और लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जब हम छोटे थे गोरखपुर जाते थे तो रास्ते में बस्ती पड़ता था, तो बस एक बड़ा जंक्शन के तौर पे थे। लेकिन बस्ती की जो कुछ खासियत हैं, जो डेमोग्राफिक खासियत है, जो साहित्य लिटरेरी जो उनकी खासियत है, या एग्रीकल्चरल जो विशेषताएं हैं, चीजों से मैं नितांत रूप से अपरिचित थी, जिसकी जानकारी आज आपने हमें दी है। तो निश्चित रूप से मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इतनी रोचक रही, इतनी जानकारी। तो दूसरी मुझे लगता है कि जो उस पूर्वी उत्तर प्रदेश से अपरिचित है, उनके लिए तो उससे नई चीज रही होगी। और हमारे स्वाधीनता आंदोलन में आपने जिस तरह से जिक्र किया, अंडरलाइन किया बस्ती के महत्व को, वह भी बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। और जाहिर सी बात है कि ये आपका ये जो प्रयास है, जो बस्ती मैराथन आपने शुरू किया है, मतलब मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे अपने बस्ती को तो एक 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 सेटअप किया ही, खेल के नक्शे पर आपने उसको एक सेटअप किया ही, साथ ही साथ में आपने जो उत्तर प्रदेश बड़े हमेशा बहुत एक दुखी स्वर में हमेशा हम स्पोर्ट्स करते हैं तो ये बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत स्पोर्ट्स फ्रेंडली प्रदेश नहीं है, मतलब खेल को इतना बहुत ज्यादा नर्चर नहीं किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी यह जो प्रयास है, और खासतौर पे जो ये जो बस्ती जो मैराथन है, उस यह जो एक आपने फलक दिया है प्रतिभाओं को पनपने का, तो वो मुझे लग रहा है निश्चित रूप से आपने एक बहुत बहुत बड़ा सामाजिक रूप से महत्व कार्य किया है। और चूंकि आप विधि के क्षेत्र से हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, आप एडवोकेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो उपस्थिति है ये जो नेशनल एसोसिएशन फॉर यूथ में जो आपकी जो उपस्थिति है, वो अनेक लोगों को आकर्षित करेगी लॉ की फील्ड से भी जुड़ने के लिए। तो हमारे जो कुछ आइडियाज होते हैं वो जहां से होते हैं हम लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं निजी तौर पे बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हुई आपके इस वक्तव्य से, आपकी दी गई जानकारियों से। मैं बीच में प्रश्न पूछूंगी, लेकिन मुझे बात कहने की जरूरत थी, पहले और बच्चे लोग जो प्रश्न को बात कर ले। जी रवि, आप लोग जरा, हाँ जी, शायद अभी लेफ्ट हो गए हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो भाई जैसे बस्ती अगर हम आए तो वहां के लिए ये चीज थोड़ा सा छूट गए, कोई जानकारी नहीं दी क्या चीज वहां फेमस है खाने के लिए और इस चीज से हम लोग वंचित रहे हैं। भावेश जी का थोड़ा सा नेटवर्क मुझे लग रहा है थोड़ा सा जी नेटवर्क इश्यू हो गया है। हाँ देखिए ये चीज होते हैं, जैसे छोटे जिले जितने भी हैं इनिशिएट करें, जैसा एक इनिशिएट किया है इन्होंने, तो मुझे कि स्पोर्ट्स में खास वगैरह में हमारी मेरिट टैगिंग में थोड़ा सुधार हो सकता है, बस इसके लिए हो सकता है। तो है ना, मैंने खासतौर पे जो हिंट ये किया कि चूंकि लीगल बैकग्राउंड से हैं, जाहिर सी बात है कि लीगल जो व्यक्ति होता है उसको कायदा और कानून जो होता है वो बेहतर तरीके से उसे अंदाजा होता है। जब वो कानून से अपरिचित लोग जब आते हैं, थोड़ा सा
असंतुलन आता है। तो इसलिए ये प्रभावी बात है कि भवेश जी ने ये एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। शायद भवेश जी ने ज्वाइन कर लिया। मैम कुछ इशू लग रहा हाँ है ना। तो ये जो चीजें हैं, तो बस जो मैराथन है दिल्ली, जो हाफ मैराथन है, एयरटेल हाफ मैराथन जो भी कुछ कहा जाता है, उससे इसका मुकाबला नहीं हो सकता ना। एक दिल्ली मैराथन के पीछे इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर जिसका टाइटल स्पॉन्सर हो है, जिसके जो बड़े डिजाइनर तरीके से पूरे जो दूसरे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं उनको जोड़ता हो, तो ये जो मैं समझती हूँ ना, मतलब इसको कोई छोटा नहीं कर रही, दिल्ली मैराथन वेरी डिजाइनर इवेंट है, वो डिजाइनर है, फैशन स्टेटमेंट जैसा है। आई एम ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट इन दिल्ली हाफ मैराथन। उस तरह से एक फैशन स्टेटस स्टेटमेंट की तरह है, ना कि एक्चुअल स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ है। बस्ती मैराथन जो होगी, जो मैं अपना एक समझ पा रही हूँ, तो बस्ती मैराथन के बारे में मैंने सुना काफी है, और मुझे लगता है कि मैंने 1-2 साल पहले इस पर रिपोर्टिंग भी मेरे न्यूज़पेपर में छपी भी थी। तो एक ऐसी चीज है जो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से एक जमीन पर ग्रास रूट लेवल के बच्चों को लेकर के, खिलाड़ियों को लेकर के उनको पनपाना, उनमें आत्मविश्वास भरना, तो ये मतलब इस भावना का मुकाबला तो कोई दिल्ली हाफ मैराथन, मुंबई हाफ मैराथन वगैरह कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ज्वाइन कर लिया। हाँ अच्छा हाँ, प्रश्न पूछिए। रवि ने ऑनलाइन है? मैं चीजें मिस कर गया जी, लगा नेटवर्क इशू। हाँ यार, नेटवर्क इशू था, इसलिए वो दिक्कत हो गई। तो मेरा प्रश्न ये कि बस्ती को तो हम लोगों को आपने बहुत बखूबी से थोड़ा सा वहां जैसे हम लोग हम जैसा आदमी अगर आता है तो वहां की फेमस जगह इससे भी थोड़ा भी उसी तरह के आदमी हैं, उसी तरीके के आदमी हैं जैसा आप सब लोग। अब यहाँ पे खाने पीने में, यहाँ पे खाने पीने की जगहों में सबसे जगहों में कुछ जगह बता सकता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे रैया, कुछ जगह है रैया में जहाँ पे पेड़े बहुत अच्छे हैं, और एक बहुत अच्छी चीज होता है, आप अयोध्या से बस्ती में करेंगे तो वहां पे आपको अचार, सिरका, और सिरका तो बहुत ही यहाँ बस्ती का सिरका लोग यहाँ मतलब कि एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। यहाँ के सिरका को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फंड भी किया गया है, इतना फेमस है। यहाँ पे एक हैदराबाद नाम की जगह है, वहाँ पे फर्नीचर का बहुत अच्छा काम। हैदराबाद में एक गांव है, वहाँ पे मार्केट लगती है, और मार्केट में पूरे आसपास के लगभग 10-20 जिलों के लोग आते हैं गाड़ियां लेकर के, और फर्नीचर जो वहाँ के रिटेल हैं वो यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं शोरूम से। तो खाने की चीज सिरका, मैं फर्नीचर में चला गया। तुषार भाई करेंगे खाने की चीज बताओ, इसे क्या बताओ। तो यहाँ पे सिरका, अचार, गुड़ वाले गुड़ यहाँ पे बहुत अच्छे बनते हैं। ये यहाँ मतलब कि यहाँ पे उसकी आप शौक से, यहाँ पे इंडस्ट्री है उसकी, इतने बड़े पैमाने पर बनता है। हाँ, और इसी तरीके से यहाँ पे तलवारी में चाट बहुत अच्छा। तलवारी एक जगह है जो आप राम से जिस रास्ते से भगवान राम और माता जानकी कहीं जनकपुर से आए थे अयोध्या, उस राम जानकी मार्ग पर एक तलवारी है, वहाँ पर चाट बहुत अच्छा होता है। बस्ती में जियावन की जलेबी, और यहाँ पे इस तरह की छोटी छोटी जगह हैं, और समोसा है। यहाँ पे एक जगह काटी गली है, वहाँ पे एक शाही टुकड़ा मिलता है, वो बहुत अच्छा मिलता है।
और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे गौरा चौराहा है, वहाँ पे भी चाट बहुत अच्छा मिलता है। इसी तरीके से मतलब यहाँ पे आप ये क्या कहते हैं, समोसा और चाट की तो यहाँ पे इसी का चाट है वो, मतलब उससे क्या लाइन लगती है, शाम के टाइम आप जाएंगे, छोटा सा एक ठेला होगा, तो उस पे आप देखेंगे इतनी भीड़ और इतना मनमौजी है वो, हफ्ते में जब मिलेगा तो लगाएगा, जब मन करेगा वो, इतना मनमौजी है। रूटीन उसका वो भी नहीं है, लेकिन उसे क्या लाइन, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आएंगे, लगाएंगे, खाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पे ये खाने की चीजें हैं, फूड चीजें हैं। और लेकिन यहाँ का प्रमुख जो मैंने आपको सबसे पहले बताया सिरका, और वो गुड़, जो सोंठ वाले गुड़ होते हैं, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ पे क्योंकि गन्ने की खेती भी अच्छी होती है, तो इसलिए यहाँ पे शुगर मिल का मैं आपको नहीं बता पाया, यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री पुरानी बहुत अच्छी, बहुत पुराने समय से यहाँ पे शुगर मिल्स रही है। यहाँ पे 5-5, 6-6 शुगर मिल्स थी, जो अभी 2-3 अभी चल रही हैं, 2-3 कुछ राजनीतिक और कुछ ऐसे कारणों से अभी रुकी पड़ी हुई है, लेकिन वो भी शुरू हो जाएंगी। तो ये शुगर इंडस्ट्री यहाँ पे काफी अच्छी रही है पहले से ही। यहाँ पे गन्ना किसानों का काफी अच्छा, गन्ने बहुत ज्यादा कृषि करते हैं, आधारित ये काम यहाँ पर। और ये तो मतलब कि और हम लोग के लिए स्वाभाविक की बात है कि बस्ती के बारे में इतने लोग जानना चाहते हैं, यही कोशिश है बताने के लिए कि बस्ती के बारे में हम बता पा रहे हैं। और कुछ पूछे तुषार भाई, और बताते हैं। मेरे दो एक जिज्ञासाएं हैं। सोठ वाला गुड़ मैंने सुना, ये बड़ा एक अलग से एक मुझे जानकारी मिली। अच्छा, दूसरे मैं जो एक इससे हट करके बात करना चाहूंगी कि जैसे हम कबीर दास पे बात करते हैं, तो कबीर दास ने सभी जो परंपराएं थी उनका उन्होंने विरोध किया, तमाम जो रूढ़िवादिता ये बने बनाए जो चिंतन सबका विरोध किया। इसी वो काशी से मगहर आते हैं कि ये कहा जाता है कि भाई काशी में मोक्ष मिलता है, तो वह भी उस धारणा को, इस बनी बनाए धारणा को तोड़ते हैं। वो कहते नहीं, फिर हम मरने के टाइम पर वो मगहर आ जाते हैं। काशी में ये जो कबीर ने जो विद्रोह किया था मगहर में आकर के, तो इस विद्रोह की जो परंपरा है वह किस रूप में आज मगहर में दिखाई पड़ती है? मतलब वो जो उनका चिंतन था, उस चिंतन का मतलब इम्पैक्ट क्या बस्ती वालों, घर वालों पे दिखता है, या वो उसी तरह से रूढ़िवादिता उनके भीतर है? ये भाग्य है हमारा कि हम उनके चिंतन को, उसके जो उनका चिंतन था, उस चिंतन पर अगर शायद हम सोच के होते, थोड़ा हम रचनात्मक सोच के होते, और जो जिम्मेदार लोग आज़ादी से लेकर के आज तक जो जिम्मेदार लोगों ने जो यहाँ की जिम्मेदारियां निभाई, अगर वो लोग ठीक तरीके से सोचते, तो आज जैसे बड़े बड़े रिसर्च सेंटर और बड़े बड़े चीजें हैं, वैसे कबीर पर भी एक बड़ा रिसर्च सेंटर हो सकता था। कबीर की सोच पे, कबीर के जो विचार थे उन पे शोध होते, उनको जानते, और जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो भी उस चिंतन को आगे ले जा पाती, और हम खुद को कबीर से जोड़े रख पाते। सही बात यही है। आपकी बात, मुझे ये बात कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि मैं बिना मतलब आपसे कहूं कि हम उन चीजों को लेके चलते हैं। सच में रूढ़िवादिता वैसी ही है, और जैसे पूरे देश में है वैसे यहाँ भी है कि हम ये इस बात को कहकर खुश हो लेते हैं कि कबीर की धरती है, मगर यहाँ पे आकर उन्होंने समाधि ली। लेकिन जिस तरीके से काम उनकी सोच पर यहाँ पर होना था और लोगों को करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। लेकिन आज आपने प्रश्न किया है, मेरे भी मन में रहा है, और सच में कुछ युवा पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस पर काम करना चाहते हैं। तो अगर हम लोग को अवसर मिला और हम लोग उसमें कुछ कर पाए, तो कबीर पर अगर हम लोग कुछ लिटरेरी हम कुछ ऐसा बना पाए यहाँ के उस पे, एक कोई अच्छा लिटरेचर को लेकर कोई एक 1 डे 2 डे इवेंट करके, और सिर्फ कबीर के चिंतन पर चर्चा हो, कबीर ने क्या सोचा था और आज हम कहाँ, अगर उस पर करके हम ऐसा कोई कार्यक्रम डिजाइन कर पाए तो हम जरूर करें, और आप सबको बुलाएंगे भी और उसके बारे में सूचना भी देंगे। और अगर आप लोग मिलकर इसको करने में मदद भी करेंगे तो हम लोग मिलकर उस तरह की किसी कार्यक्रम की योजना बना,
में हम लोग हमेशा साथ हैं और दिल्ली में हम अपने जैसे कोरोना थोड़ा सा मुक्त होता है, थोड़ा सा थमता है, तो हम भी अपने कॉलेज के हिंदी विभाग या दूसरी जगहों से भी हम इसमें कॉपरेशन यानी हम लोग ज्वाइंटली भी इसको कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी खालसा कॉलेज ज्वाइंटली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही ना चिंतनीय विषय है कि कबीर जैसे जो एक पायनियर व्यक्ति हैं और सबसे ज्यादा रेलेवेंट राइटर हैं, वो जिन कारणों से मगहर को चुनते हैं, मगहर आज समय कुछ इतने समय के बाद मगहर उन चीजों से वंचित है, उस सोच से उस सोच से वंचित है। और ये हमेशा होता रहा है। हम ये साईं बाबा के जो उनको भी देखें कि साईं ने जिन कर्म कांडों का विरोध किया था, आज वो हर गली मोहल्ले में साईं पालकी, साईं संध्या, जाने कौन कौन आज हम वही कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाह रहे थे, वही हम कर रहे हैं। और मुकुट पहनाए जाते हैं, साईं बाबा को फलाना कह जाते हैं। मुझे मेरा भी विरोध इस बात, साईं का व्यवसायीकरण किया गया है बहुत है ना, बहुत ज्यादा। जिन चीजों का विरोध उन्होंने किया, या कबीर ने जैसे विरोध किया, या इवन महात्मा बुद्ध जी ने जैसे विरोध किया, तो बौद्ध आज भी जो बौद्ध के भी जो मंदिर है उसमें उनकी मूर्तियां लगाई गई, जबकि मूर्ति का उन्होंने खंडन किया है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति आज की तारीख में सबसे ज्यादा एक स्थापित है और बड़े डिजाइनर रूप में है महात्मा बुद्ध जी। तो मैं यही कह रही हूँ कि इसमें बहुत जरूरी होता है कि जिन जीवंत विचारों को लेकर के कोई चिंतक आगे आता है, तो हम उसके जो परवर्ती लोग होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी रूप में इसको जागरूक कर सकें। और कबीर का तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको कर सकते हैं, और आपके जैसा योग्य आयोजक अगर वहां पर है तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होगा। बिल्कुल हम करेंगे मैम। ऐसा ही हम लोग को इस कोविड के बाद, कोविड हम लोग को मिले और थोड़ा सा हम लोग उस पर 1-2 महीने का थोड़ा सो प्लान तरीके से हम करेंगे इस पे, और इस पे हम कबीर पर भी करेंगे और भी करेंगे, और दोनों पे करने का काम हम करेंगे। क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कबीर हमारे समाज से यहाँ पे इतना चीजों को इतना ग्लैमराइज समय चल, इसमें अंडररेटेड काफी है कबीर, और उनको उस तरीके से तवज्जो नहीं मिली जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी शायद। तो वो उस पर हम लोग काम करें। शायद अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो उसी को देखकर अगर कुछ बड़े लोग, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हमसे जुड़ जाएंगे, तो फिर हम इस विचार को लेकर बहुत आगे ले जा सकते हैं। मेरा अपना अनुभव यह है कि हम पर स्टार्ट करते ना, तो जो इन्फ्लुएंसर्स या इन लोगों को भी ये अपने आप ही जोड़ते हैं, तो उसकी चिंता मैं वैसे कभी नहीं करती हूँ। और कबीर मेरे लिए है क्योंकि मैं ये तमाम यूथ के साथ हूँ, जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज के हमारे बच्चे हैं, जो कबीर का मतलब कबीर सिंह समझते हैं। कबीर सिंह है ना, कबीर उनके लिए कबीर वो जो एक टेक्स्ट में उन्होंने पढ़ लिया वो तो ठीक है, लेकिन द मोस्ट एक जो डैशिंग आ रही है वो कबीर सिंह की आ रही है। वो भी अपनी जगह पे रूढ़ियां तोड़ रहा है, वो अपने घर से रूढ़ियां तोड़ रहा है, तो वो कबीर सिंह ज्यादा। तो एक्चुअली केवल नाम रखने से कोई कबीर नहीं बनता है, तो कबीर को जीना है। ये इसलिए मुझे लगता है कि बीइंग अ टीचर मेरे पे भी, और आप भी यूथ एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, नेशनल हेड हैं, तो आपकी जिम्मेदारी में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है कि यूथ को हम ऐसे चिंतक से परिचित कराएं और उसकी जो मूल प्राणधारा है उससे जोड़ें। जी बिल्कुल। हाँ, प्रश्न करिए प्लीज। हम तो टीचर हैं, हम तो बोलते रहेंगे बीच बीच में। अच्छा। हमारा तो एक्चुअली हम लोग तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। बाकी ये होता है कि अगर हमारी क्लास 1 घंटे की होती है तो टीचर को छोड़ दें तो वो 1 घंटे बाद ही उसकी सुई रुकती है। जी हाँ। मैं इसमें अच्छा एक चीज, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, आप से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं लखनऊ, वो भी लखनऊ हाई कोर्ट के है ना? जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हाँ, तो आप वहां से इससे जुड़े हुए हैं। तो
मतलब हमारे इसमें बहुत सारे विद्यार्थी क्या होता है, ये बीए के बाद फिर वो वकालत के पेशे में भी जाते हैं, वकालत एलएलबी करते हैं। जी तो जी चूंकि अब यहाँ पर मैं ऐसा इस ढंग से आ रही हूँ कि आप चूंकि देश के सबसे पुराने हाई कोर्ट पद हाई कोर्ट उसमें से एक है, उससे आप जुड़े हुए, तो ये आज का जो यूथ है ये वकालत का पेशा कितना उसके लिए मुफीद है, कितना रेलेवेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, वो भी आज की न्यायिक हाँ। व्यवस्था को देखते हुए। जी न्याय मुझे लगता है का पेशा में कुछ समय मुफीद रहा है युवाओं के लिए। और वकालत देखिए दो तरीके की चीज है, दो तरह की चीज है। पहले वकालत क्या था कि पहले की वकालत और आज की वकालत के अंतर। आज की वकालत काफी कमर्शियल है और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ टाइप के उसमें मतलब कि सोशल इश्यूज को लेकर आगे बढ़ते हैं और उनमें आते हैं। नहीं तो मोस्टली जो 95% लोग हैं वो कमर्शियल तरीके से ही देखते हैं। और वकालत से स्टडी का सब्जेक्ट है और अगर हमारी स्टडी हमारी अच्छी है तो जो युवा थोड़ा स्टडी कर सकते हैं और घर स्टडी कर सकते हैं। वकालत जी स्टडी करने का विषय ये ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कोई कोर्स या कोई कर लिया, ऐसा नहीं आईएएस है कि एग्जाम क्वालिफाई कर लिया फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर हमने कोई वकालत एक ऐसी जगह है चीजें जैसे डॉक्टर है, जैसे वकालत है, जैसे इवन चार्ट अकाउंटेंसी है, तो इसमें हमेशा पढ़ने की जरूरत है। जो हमेशा पढ़ते रहेंगे वो अपडेट रहेंगे और उन चीजें चलते रहेंगे। जिसमें वकालत सबसे ज्यादा अध्ययन, जो लोग अध्ययन कर सकते हैं उनके लिए वकालत बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है और युवाओं को उसमें आना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ग्लैमर देखकर हम वकालत में आना चाहते हैं कि एक ग्लैमर है, एक अच्छा रेपुटेशन बन जाता है, तुरंत आते ही पैसे मिलेंगे, तो मैम वकालत ही एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पे शुरुआत में कम से कम 10 साल अगर वो उसके घर में फैमिली बैकग्राउंड अगर वकालत का नहीं तो कम से कम फैमिली बैकग्राउंड की 10 साल तक उस वकालत शुरू करने वाले युवा 5 से 10 साल तक उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, वो खुलकर अपनी प्रैक्टिस कर सके। और क्योंकि 5 से 10 साल अमूमन उसको अगर प्रैक्टिस करता है, जॉब करता है तो अलग विषय है, जॉब करेगा तो डे 1 से उसको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करता है, वकालत मुझे लगता है वकालत का मतलब ही प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो वो नहीं है, वो दूसरी तरीके की चीज है कि हम लीगल ऑफिसर हो गए, लीगल एडवाइजर हो गए, वो अलग चीज है। तो वकालत में 10 साल तक अगर कोई स्ट्रगल करने है, अध्ययन करने के लिए तैयार है, तो वो वकालत में स्टैब्लिश हो जाएगा और फिर वो अच्छी वकालत लोगों की बातें अच्छे से रख पाएगा, अच्छे से क्लाइंट्स उसको मिलेंगे और वो सोशल इश्यू के भी तरीके से और लाइवलीहुड के लिए भी दोनों तरीके से वो काफी तरीके से वो पूरी लाइफ बहुत अच्छा उसका काम से। लेकिन 10 साल की तैयारी वो मान के चले कि 5 से 10 साल उसको सेटअप होने में, उसको सेटल डाउन होने में लगेगा, उसको सेटल होने में लगेगा 5 से 10। जैसे अखबार की अभी कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट थी कि ऐसी स्थितियां जहाँ हर कोर्ट में दूसरा किसी का अंकल है, उसमें यही है कि जो जज हैं हर दूसरा तीसरा अंकल है, ठीक है, कि बेटे के भतीजे, यही परिवारवाद जो है, जो ये जो बात चल रही है जुडिशरी में ये बहुत ज्यादा, जुडिशरी में बहुत ज्यादा आम के लिए बहुत, मुझे लगता है इस नेक्सस को तोड़ पाना बहुत कठिन हो जाता है। मतलब मेरे अपने ही दायरे में बड़े ऐसे लोग हैं जिनके पिता हाई कोर्ट में और बेटे को उन्होंने वकील बनाया, वकालत कराया, और उसमें अपनी जो बहू है वो जज चुनी सेम कोर्ट में, ठीक है। तो अच्छा जो है वो हाई कोर्ट के जज बन के रिटायर किए, तो लॉ फर्म है, तो मतलब ये जो सारा पूरा एक जो ये चल रहा है मैम, तो इसीलिए इसमें मैम ये तो चल रहा है और इससे हमें फेस करना ही पड़ेगा। 100 सालों में हम इसको तोड़ तो आगे भी मुझे लगता है 50 साल तक कम से कम नहीं तोड़ पाएंगे इसको। और जो नेक्स्ट इसको आप इसको गैंग कर लीजिए पूरी,
कि पूरी गैंग है, ये उसी तरीके से काम करता है। आप ये जानिए जुडिशरी में जो भी लोग आते हैं, किसी का दामाद है, किसी का कोई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों ने हमारे वाले को आप मद्रास में कर लो, हमारे दामाद को वहाँ, हमारे बहू को बॉम्बे हाई कोर्ट में कर लो, वहाँ कर लो। इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 90 to 95% वही लोग हैं जो एक पूरा चल रहा है। 4-5%, 10%, अधिकतम 10% होगा कि नए लोगों को अच्छे अवसर इसमें मिल पाते हैं, कम से कम जुडिशरी में। और वकालत में भी जो जिनके परिवार के लोग सेटल हैं ऑलरेडी, चाहे वो वकालत में, चाहे वो अगर जुडिशरी में है तो और अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल बहुत नहीं करना पड़ता है, और कम काबिलियत, कम स्टडी से भी एक्चुअली है कि क्लाइंट क्या देखता है, क्लाइंट रिजल्ट देखता है। क्लाइंट देख रहा है कि इन्होंने हमारा केस लिया और इन्होंने मेरा काम 4 महीने में मुझे केस का रिजल्ट मिल गया। और तो वो रिजल्ट कैसे मिलता है हम सब जानते हैं, बहुत उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत तो है नहीं, सभी लोग जानते हैं कैसे होता है। तो ये सही बात है कि जो इस तरह के कोलेजियम सिस्टम की वजह से परिवारवाद और ये सारी चीजें, जैसे राजनीति में परिवारवाद है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में है, जैसे और जगहों पर है, कुछ इसमें भी है, इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये भी बात है कि स्ट्रगल करने वाले लोगों को और जो थोड़ा मेहनत करना चाहेंगे तो उनके लिए रास्ते भी खुले हुए हैं, वो भी आगे उसमें जगह बना लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो है ही है कि उस तरह की परेशानियों से फेस करना ही पड़ेगा। जैसे भी कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, क्या नाम है सर भाई उस डायरेक्टर का, रोहित है वो जो एक्शन मूवी बनाता है, रोहित शेट्टी। वो कपिल शर्मा के शो में सोहा अली खान को बोलता है कि सोहा अली खान मेरे ऑफिस में आई और गिड़गिड़ाई हाथ जोड़कर कि मुझे काम दे दो, और मैं तो वो हो गया और मैंने काम दे दिया। मतलब कुछ भी, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब इसको जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ कि नहीं ये स्ट्रगल करके आई है, सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो दिख जाता है डेली, तो बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो सोहाली, चाहे जानवी कपूर हो, चाहे जितने पूरा आप देखिए, इन लोग खुला हुआ बाजार है। ये लोग किसी भी, इनके अंदर कला हो ना हो, तुषार कपूर को देख लीजिए, मतलब कोई कला हो या ना हो आपको अवसर मिल जाएगा। राजनीति में आपके पास, आपके पास राजनीति में भी है। लेकिन मेरा कहना केवल इतना है कि लॉ वकालत जो है ना, उसका संबंध बहुत सीधा व्यक्ति से, व्यक्ति के जीवन से होता है, जिसमें व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति की पूरी पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। फिल्म में तो चलो ठीक है कि आप जाएं ना जाएं, जुड़े ना जुड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ न्याय पाना है, जस्टिस पाना है, वहां पे जस्टिस पहले ही हो जाता है। जब आप ये कहते, आपने किसी दूसरे वकील को लिया, सामने वाले ने उस वकील को लिया जिसकी बीवी वहां पे जज है, तो जाहिर सी बात है जस्टिस तो पहले डिनाई हो गया ना। ये जो चीज है, मैं बहुत हम इससे नकार नहीं सकते हैं ये तो। लेकिन फिर भी हम लोग को कभी कभी हम लोग जब अखबार पढ़ते हैं, चीजें देखते हैं, भी लगता है कि जिन चीजों पे सरकारें भी निर्णय नहीं ले पाती हैं, उसमें कम्युनिटी सीधे लेती है। तो तब भी कुछ हमें दिखता है कि चलो कुछ काम कोर्ट के रहने की वजह से कुछ हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कमियां और चाहे चीजें हैं। तो और मैं अभी हम लोग सोचेंगे तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जब हम लेवल पे आते हैं, क्योंकि इसमें से कई जो हमारे बच्चे हैं वो जाने आगे जो है, जो ग्रेजुएशन में है, उन्होंने एंट्रेंस देने शुरू कर दिए होंगे लोग के, तो इसलिए मुझे लगा कि जरूरी चाहिए कि कुछ बच्चे ऐसा चाहिए कि हमें इस तरीके से मिलके, मैं यही बताना चाहूंगा कि नए लड़कों को, जो नए लड़के आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि 1-2 साल किसी अच्छी फर्म या इसमें सीख करके, और अगर हम चाहें फर्म से हम सीख सकते हैं, जो पुरानी लॉ फर्म्स रही हैं उसमें 2-4 अच्छे लॉयर्स मिलकर के फर्म्स बनाते थे और वो मिलकर काम करते थे। अभी अकेले काम करने का बड़ा शौक है, या फिर जॉब करने का, सीधे वो लॉ फर्म में जा रहे हैं सैलरी पे काम। उससे हट करके अगर 5 काबिल बच्चे हैं, काबिल स्ट्रगलर्स हैं नए, वो अपनी पार्टनरशिप बनाए, मिल करके उसको मिलकर काम करें, तो शायद वो बहुत अच्छी बात है।
वो बना करके काम कर सकते हैं, अकेले ना काम करें। दिक्कत क्या है, अकेलेपन, तो वो जैसे वो 10,000 पाना भी जब मुश्किल हो रहा है उसके लिए, तो वो जहाँ 20,000 25,000 किसी लॉ फर्म में नौकरी पा जा रहा है तो उसको अच्छा समझ रहा है। तो लेकिन उससे क्या हो रहा है कि एक तरीके से आप जानिए कि शक्ति का उसके दोहन हो रहा है पूरी तरीके से, उसकी बुद्धिमत्ता का, उसके हर चीज का उसको पिष्ट बना के बैठा देना, कुछ नहीं करवा। और इसलिए अगर यंगस्टर्स हैं तो 1-2 साल जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक उनको सीख करके और अपनी लॉ फर्म अपने बना करके 5-10 की कमेटी बना के अपनी लॉ फर्म बना करके और उस पर अगर काम करें तो उनके न लॉयर की जरूरत होगी न किसी की, और मिल करके अच्छी करके काम करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाम ऐसे पड़ा कि पहले इसका नाम वशिष्ठी था, मुनि का आश्रम यहाँ पर था, इसका नाम वशिष्ठी था, लेकिन ये अपभ्रंश हुआ क्योंकि अंग्रेज तो वशिष्ठी बोल नहीं पाते थे, तो सीधे अपभ्रंश होते होते तो बस्ती इसका नाम पड़ गया और उसको सीधे बस्ती बोलने लगे, तो बस्ती लिखा भी जाने लगा। अभी हम लोग फिर से प्रयास में हैं कि इसका नाम वशिष्ठी या बस्ती वशिष्ठ नगर इसका नाम रख दिया जाए, इसके लिए हम लोग लगातार मुहिम चला रहे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अन्य कोई प्रदर्शन किसी का रवि भाई की सुनता है नहीं, वो कोई ना, रवि को भाई फर्स्ट डिवीजन से हुए हैं। मजबूरी है दोस्त, नहीं जरूर, वो दिन भी आएंगे, वो सुबह भी आएंगे, मिलेंगे। तो हाँ, मुझे लगता, हाँ, समाप्त कीजिए। थोड़ा सा एक आप लोगों को नोटिफाई नहीं किया था शुरू में, क्योंकि किसी कार्यक्रम की शुरुआत में राजनीतिक एंगल से चाहता हूँ, खासकर यहाँ पे अगर भाई के सराहा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं और जी अच्छा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनको होते हैं, और कई मुद्दे ऐसे हैं जो ये मतलब मुझे तो ट्विटर का मतलब ही नहीं, हम सिर्फ इतना जानते थे कि उस पर ट्वीट करो तो ले जाओ, तो हम सुने थे तो ट्विटर वगैरह तो नहीं थे, लेकिन इनके माध्यम से सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया और कुछ चीजें हैं जो मतलब कनेक्ट में आ सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो राजनीतिक पट गवर्नमेंट हो या आपस में भी, तो भाई की देन की। और दूसरा, आज बस्ती को हम लोगों के समक्ष रखने मजबूती से, क्योंकि एक चीज होती है कि आप अपने के बारे में बताएं और वो भी बताएं, लेकिन अगर वो हृदय तक ना पहुंचे, साक्षात न पहुंचे तो नहीं रहता। तो ये बिल्कुल नहीं हुआ, और बाबेर भाई मुखरता से अपने जिले को रखा है। मुझे लगता है कि बेहतरीन आज का समय हम लोगों का बेहतरीन, और मैं के लिए अपनी मैं अंडर में डिप्लोमा स्पोर्ट्स मार्केटिंग का हुआ था, और हम लोग जुड़े हुए हैं, और इनके आशीर्वाद से आज जो हम लोगों के समाज इनका आशीर्वाद है, तो मैं के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ भावेश भाई और मैं उनको प्रणाम, मैम धन्यवाद न करें, मैम सिर्फ आशीर्वाद दें हम लोगों को कि कुछ अच्छा करते रहे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक ये भी बता दें कि हमारे यहाँ 2 स्पेशल कोर्सेज चलते हैं, एक है स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और दूसरा है वेब जर्नलिज्म। एड ऑन कोर्सेज हैं 3-3 महीने के, लेकिन वो लगभग साल लग जाता है इनको सारा फैलाने में। तो ये बच्चे हमारे उन्हीं के पास आउट हैं, अलग अलग जगह हैं, फिर कुछ हमारे हिंदी ऑनर्स के बच्चे हैं, फिर कॉलेज में कुछ अलग अलग स्ट्रीम्स के जो कम्युनिकेशन ये सब चीजें हम सब पढ़ते हैं, तो वो कुछ है। तो ये जो भारी समय की जो नकारात्मकता है, उसको किसी हद तक हम थोड़ी देर तक भूल सकें और विश्वास कर सकें, रोशनी फिर से आएगी, सूरज फिर से उगेगा। तो उसके लिए हम लोग रोजाना महीना होने वाला है कि 1 घंटे के लिए रोजाना मिलते हैं 5:30 से 6:30,
और रोजाना हमारा एक नया भी होता है, कुछ चीजें सेट है। जैसे आज आपसे मुलाकात, कल जो है वो पुस्तक की चर्चा रहेगी, सैटरडे को सिनेमा पे बात होगी, संडे को कवि सम्मेलन रहेगा। तो इस तरह से एक एक दिन हम अलग अलग विषयों को देते हैं, और आपके जैसे भी विशिष्ट लोग जो अपने देश में विदेश में मॉरिशस से भी हमारे पास वक्त आए, तो वो अपने अलग व्यक्ति हम जुड़े हैं और अलग अलग अपने क्षेत्रों को साझा करते हैं और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसी कड़ी में आज आपके उपस्थित, और यकीन मानिए कि बस्ती से आपने मुझे भी बहुत सारी चीज़ों से परिचित कराया, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने बच्चों की ओर से, अपने कॉलेज की ओर से। और निश्चित रूप से हमने 3 चीज़ों पे बात की है, तो इस आने वाले आयोग में हम लोग सफलता एक साथ कर पाए, इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत, आपका आभार। स्वागत, प्रणाम। धन्यवाद जी, चल भाई, चलिए, धन्यवाद भैया, थैंक यू।